आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को लेकर 29 अप्रैल 2020 को एक ऑर्डर इशू किया गया, जिसमें तमाम सरकारी मुलाजमों के जितने भी मामलात हैं उन्हें कैट चंडीगढ़ में जो रीजनल बेंच है उस रीजनल बेंच में ट्रांसफ़र किया गया। ट्रांसफ़र करने के बाद जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हों, पूर्व अध्यक्ष हों, वरिष्ठ वकील शेख शकील हों या पूर्व अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी हों, इन तमाम लोगों से हमने बात की और इन तमाम लोगों ने अपना ये उस वक्त पक्ष रखा कि कैट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सर्विस मैटर्स अगर यहाँ से सारे के सारे चंडीगढ़ ट्रांसफ़र हुए तो ये सिर्फ़ और सिर्फ वकीलों के लिए परेशानी नहीं होगी, बल्कि उससे ज़्यादा परेशानी उन तमाम लोगों के लिए बनेगी जिन तमाम लोगों की मुलाजमत के मामलात इस वक्त हाई कोर्ट सुन रहा है। और उस वक्त सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी ने भी ये बात कही थी कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो इस सिचुएशन को रेमेडी करने के लिए जो ज़रूरी कदम होंगे वो तमाम ज़रूरी कदम हम उठाएंगे। उसके बाद मिनिस्टर इन द PMO DOPT के मंत्री, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो डोडा उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि किसी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन लोगों के जहनों में नहीं होना चाहिए और उन्होंने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है उस मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार लोगों को नहीं होना चाहिए। और साथ में उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, मुलाजमीन को उनके मामलात की सुनवाई के लिए चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। उनके तमाम मामले जो हैं वो जम्मू कश्मीर में ही सुने जाएंगे, उन्हें चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिज़िकली उन्हें यहाँ से चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि ऑनलाइन मोड में वो अपनी जो शिकायत है, वो जो आप उनका मामला है, उस मामले को ऑनलाइन वो सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन सबमिट करने के बाद उस मामले की सुनवाई जम्मू कश्मीर में ही होगी। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही और कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वालों को लेकर उन्होंने कहा कि दे विल बी टेकन केयर ऑफ, ये इन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। मिस इन्फॉर्मेशन उस बात को कहा जाता है जो इन्फॉर्मेशन गलत हो। 29 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन इशू हुआ उस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर यह कहा गया था कि बेंच जो है, तमाम मामला जो हैं वो कैट को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। उसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि कैट के 2 बेंचेस जम्मू और श्रीनगर में होंगे। और उसके बाद जिस समय ये इंफॉर्मेशन आई, जो इंफॉर्मेशन वॉरियर्स हैं जिनका काम सुबह से लेकर शाम तक देश द्रोही कौन है, देश प्रेमी कौन है, नेशनलिस्ट कौन है, एंटी नेशनल कौन है, ये सर्टिफिकेट बांटने का काम जिन लोगों ने पकड़ के रखा हुआ और जो उसमें बड़े लगन के साथ लगे हुए हैं, लगे भी रहना चाहिए, उन लोगों ने फौरन, उन लोगों की ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाते जो इंफॉर्मेशन आज स्ट्रेट लाइन आप तक पहुंचाने जा रहा है। तमाम जितनी भी वकील बिरादरी है, उस बिरादरी को ये जानकर खुशी होगी कि कैट ने 29 अप्रैल को नहीं बल्कि 29 अप्रैल से कई दिन पहले एक चिट्ठी जम्मू कश्मीर के लॉ डिपार्टमेंट को लिखी थी, जिसमें उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट से गुजारिश की थी कि हमें 2 बिल्डिंगें दरकार हैं, एक बिल्डिंग जम्मू में और एक बिल्डिंग कश्मीर में। लॉ डिपार्टमेंट ने उस चिट्ठी को स्टेट्स डिपार्टमेंट के हवाले किया। उनसे कहा कि कैट की इस गुजारिश के ऐन मुताबिक आप 2 बिल्डिंगों का तयन कीजिए, एक जम्मू में एक कश्मीर में। और ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है। स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन का जो दफ्तर जम्मू में था, जिस कानून को ठीक 5 अगस्त 2019 जब जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, उस दिन स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन के कानून को ख़त्म कर दिया गया था और उस कानून के ख़त्म होने के बाद स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन भी ख़त्म हो गया। अब स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन की बिल्डिंग जो है वो कैट को दे दी गई है। ये खबर आप तक जो है स्ट्रेट लाइन के माध्यम से मैं पहुंचा रहा हूं और
ये सदाकत पर मबनी खबर है और ये दर्शाती है कि वो एक्सरसाइज कैट ऑलरेडी एक्सरसाइज कर चुका था, डीओपीटी ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन चूंकि ऑर्डर आया और ऑर्डर आने के बाद किसी ने कहीं पे हवा में भी ये बात सामने नहीं आई निकल के कि ऑलरेडी कैट ने लॉ डिपार्टमेंट से गुजारिश करके स्टेट्स डिपार्टमेंट से स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन की बिल्डिंग जम्मू में और इसी तरीके से कश्मीर में भी बिल्डिंग का भी तयन किया जा रहा है, वहां पर भी कैट जो है बिल्डिंग ढूंढ रहा है। और अगर मेरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है तो वहां पर भी एक बिल्डिंग जो है वो कैट के लिए मुख्तस की जा रही है, कैट के लिए एक्सक्लूसिवली रखी जा रही है। तो इसका मतलब ये चीज बिल्कुल साफ है कि कैट के 2 बेंचेस, एक जम्मू में और एक श्रीनगर में 2 बेंचेस आ रहे हैं। अब ये बेंचेस सर्किट बेंच होंगे, यानी थोड़ी देर के लिए चंडीगढ़ से ही 2 मेंबरान यहां आएंगे, जम्मू में सुनवाई करेंगे, या एक एक मेंबर को चेयरमैन के पास कैट के कानून सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के एक्ट के मुताबिक जो चेयरमैन हैं जो चेयरमैन हैं कैट के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के, उन्हें ये इख्तियार है, वो अगर चाहें तो वो 2 मेंबर्स को 2 बेंच में तब्दील कर सकते हैं। वो उन्हें इख्तियार दे सकते हैं कि वो एक मुकम्मल बेंच के तौर पर ऑफिशिएट करें। अदरवाइज कैट का कानून बिल्कुल साफ है कि एक जुडिशियल मेंबर और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, 2 मेंबर मिलकर एक बेंच बनाते हैं। चंडीगढ़ में 2 बेंचेस हैं, एक बेंच में भी जुडिशियल मेंबर और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, जुडिशियल मेंबर और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। इस समय कैट चंडीगढ़ की सूरत हाल यह है कि वहां सिर्फ 1 मेंबर है और 3 वैकेंसीज हैं। इन तीनों वैकेंसीज को फिलअप करने का प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी चल रहा था। ऑलरेडी 2017 में 2018 में वो नोटिफिकेशंस आपको सारी डीओपीटी की वेबसाइट से मिलेंगी। एक प्रोसेस ऑलरेडी डीओपीटी ने शुरू कर दिया था, जिसमें डीओपीटी ने कैट के शॉर्टफॉल को ध्यान में रखते हुए एडवर्टीजमेंट्स इशू करे थे और जज साहिबान से भी और उसके अलावा लॉ डिपार्टमेंट से रिटायर हुए सेक्रेटरीज से या सर्विंग सेक्रेटरीज से उन्होंने ये कहा था कि वो अपनी गुजारिशात या अपनी एप्लीकेशन जो है वो फिलअप कर सकते हैं। वो प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है। अब वो प्रोसेस कब तक मुकम्मल होता है और मुकम्मल होने के बाद कब इन 3 वैकेंसीज को फिलअप किया जाएगा वो तो आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। मगर अभी की सबसे इंपॉर्टेंट खबर ये कि स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन का जो दफ्तर जम्मू में है उसे कैट के लिए मुख्तस कर दिया गया है और कश्मीर में भी बिल्डिंग की तलाश है। अब यहां पर यह सवाल कि क्या ये परमानेंट बेंचेस होंगे, तो अगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और उसके अलावा जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और बाकी तमाम वो वकील जो डील करते हैं बहुत ज़्यादा सर्विस मैटर्स के साथ, उनके साथ जो हमारी बातचीत हुई है और डीओपीटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी उनसे जो हमारी बातचीत हुई है, उससे ये बिल्कुल साफ तौर पर समझ आ रहा है कि एक बेंच तो जम्मू में पक्का आ रहा है और वो बेंच लगातार जम्मू में बैठकर सर्विस मैटर्स की सुनवाई करेगा। ये बेंच सर्विस मैटर्स की सुनवाई करेगा, उससे पहले बहुत सारी कुछ चीजें समझने की जरूरत है। मामला असल में यह है कि डीओपीटी में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को लेकर कुछ एक परेशानियां डीओपीटी को आज से नहीं पिछले कई सालों से आ रही हैं। डीओपीटी के लिए मेंबरान ढूंढना बड़ा मुश्किल है। डीओपीटी जब मेंबरान ढूंढ भी लेता है उसके बाद उनको अपॉइंट करने के बाद वो पूरा, जैसे चेयरमैन का जो टेन्योर है वो 68 साल की उम्र तक चेयरमैन जो हैं यानी 68 इयर्स तक चेयरमैन सर्व कर सकते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के प्रिंसिपल बेंच जो दिल्ली में बैठता है वहां पर वो चेयरमैन सर्व 68 तक कर सकते हैं। जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर का ताल्लुक है या जुडिशियल मेंबर का ताल्लुक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर का जो क्राइटेरिया फिक्सअप किया गया है कि 2 साल तक वो सेक्रेटरी की पोस्ट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे होने चाहिए या वो एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पर 5 साल उन्होंने सर्व किया होना चाहिए या कोई भी दूसरी पोस्ट जो पे स्केल में एडिशनल सेक्रेटरी के बराबर है 5 साल तक उस पोस्ट पर सर्व किया हो तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बन सकते हैं। जहां तक जुडिशियल मेंबर का ताल्लुक है उसमें पहली प्रेफरेंस जज ऑफ द हाई कोर्ट कि आप हाई कोर्ट के जज हैं। दूसरी
अगर हाई कोर्ट के जज नहीं मिलते तो 2 साल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट के आप सेक्रेटरी रह चुके हैं, या लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रह चुके हैं, या आप सेक्रेटरी लॉ रह चुके हैं, आप लॉ कमीशन के सेक्रेटरी रह चुके हैं, या एडिशनल सेक्रेटरी आप लॉ डिपार्टमेंट में 5 साल के लिए रहे हैं। अब इसमें दिक्कत यह है कि आप एक बार जब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के प्रिंसिपल बेंच में या रीजनल बेंचेस में से किसी भी एक बेंच पर आप जिस वक्त आपको नियुक्त किया जाता है, आपको अपॉइंट करा जाता है, तो एक स्पेसिफिक टेन्योर के लिए आपको वहां सर्व करना होता है। अगर लॉ डिपार्टमेंट से किसी आदमी का तयन किया जाता है कि आपको हम प्रिंसिपल बेंच में या आपको रीजनल बेंच में भेज रहे हैं, तो अगर तो वो रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड होने के बावजूद लोग जो हैं वो ट्रिब्यूनल ज्वाइन नहीं करते। ये बुरा एक्सपीरियंस डीओपीटी को हो चुका है। वो तमाम डिटेल्स मेरे पास हैं, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आप तक मैं ये पहुंचाऊं कि जो प्रिंसिपल बेंच इस वक्त है, प्रिंसिपल बेंच में 12 मेंबर की स्ट्रेंथ है, और माफ कीजिएगा 11 मेंबर्स की स्ट्रेंथ है, और उसके अलावा चेयरमैन है। चेयरमैन के अलावा 11 मेंबर्स प्रिंसिपल बेंच में हैं, लेकिन इस समय प्रिंसिपल बेंच में भी 5 मेंबरों की कमी है, यानी 5 वैकेंसीज। प्रिंसिपल बेंच जो दिल्ली में बैठता है, इसके पास 10,000 से ज्यादा केसेस हैं, उस बेंच में 5 मेंबरों की कमी है। अहमदाबाद के बेंच में एक ही मेंबर है, एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर चाहिए वो उसमें नहीं है। इलाहाबाद का बेंच जो है उसमें 3 मेंबरान हैं, 2 जुडिशियल मेंबर हैं, 1 एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है, और यहां पर भी 5 वैकेंसीज हैं। बेंगलुरु बेंच में 3 वैकेंसीज हैं, कुल 1 मेंबर वहां पर फंक्शन कर रहा है। चेन्नई के बेंच में 2 मेंबर्स हैं, 2 वैकेंसीज हैं। चंडीगढ़ के बेंच में 1 मेंबर है और 3 वैकेंसीज हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर की 2 वैकेंसीज भी खाली हैं और जुडिशियल मेंबर की 1 वैकेंसी भी खाली है। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक इसे जल्द से जल्द फिलअप करने की कवायद जो है वो अपनी आखिरी मरहलों में है। ये मेरी इंफॉर्मेशन है, और इसकी पुष्टि आपको डीओपीटी की वेबसाइट के ऊपर जाकर जो वैकेंसीज का सर्कुलर निकाला गया है और उसके साथ में जो एडवर्टीजमेंट इशू किया गया 2017 में, उसको रिपीट किया गया 2018 में, कि आप जुडिशियल मेंबर के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के लिए जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए अप्लाई करें। कटक का बेंच जो है, कटक का बेंच मुकम्मल है, यानी 2 मेंबर का बेंच है, दोनों मेंबर्स मौजूद हैं। एर्नाकुलम के बेंच में 1 मेंबर है, 3 वैकेंसीज हैं। गुवाहाटी का बेंच जो है वो फुल है, 2 मेंबरान हैं उसके। हैदराबाद का जो बेंच है उसमें 2 मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स, 2 ही मेंबर्स हैं और दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स हैं। जुडिशियल मेंबर्स की 2 वैकेंसीज वहां पर हैं। जबलपुर के बेंच में 2 मेंबर्स हैं, दोनों मेंबर्स उसमें अवेलेबल हैं। जयपुर का बेंच फिल्ड अप है, दोनों मेंबर्स हैं। जोधपुर के बेंच में 2 मेंबर्स हैं, दोनों मेंबर्स अवेलेबल हैं। कोलकाता के बेंच में 4 मेंबर्स हैं, लेकिन 4 में से 2 ही मेंबर अवेलेबल हैं, जिसमें से 1 जुडिशियल मेंबर है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है। अब यानी कोलकाता में 2 बेंचेस हैं मगर फंक्शनल 1 बेंच है। लखनऊ में 1 ही बेंच है और वो फंक्शनल है। मुंबई में 2 बेंचेस हैं और दोनों बेंच फंक्शनल हैं। पटना में 2 बेंचेस हैं और 1 ही बेंच फंक्शनल है, और इसमें 1 जुडिशियल मेंबर और 1 एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है। अगर ओवरऑल पोजीशन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की देखी जाए तो 65 सैंक्शन स्ट्रेंथ है ऑनरेबल मेंबर्स की। इन 65 में से एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स जो अवेलेबल हैं वो 19 हैं। 14 वैकेंसीज एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स की हैं और 14 वैकेंसीज जुडिशियल मेंबर्स की हैं। 18 जुडिशियल मेंबर्स भी अवेलेबल हैं। प्रिंसिपल बेंच में पोजीशन ये है कि प्रिंसिपल बेंच की स्ट्रेंथ 11 है, और मैंने ऑलरेडी आपको बोला, मैंने कहा कि 6 मेंबरान मौजूद हैं और 5 की वैकेंसी जो है वो प्रिंसिपल बेंच में है। अब यहां पर आप तक ये जानकारी पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 31 दिसंबर 2015 को, मैंने आपको पहले ही कहा कि डीओपीटी ने एक्सरसाइज इमीडिएटली करा था 2014 में, जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जब डीओपी मिनिस्टर पीएमओ बने और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग उनके पास आया, तो उन्होंने फौरन एक कवायद शुरू की। 31 दिसंबर 2015 को एक ऑर्डर इशू किया गया जिसमें 9 मेंबरान को अपॉइंट करा गया। इन 9 मेंबरान को जब अपॉइंट किया गया तो इनमें जी सुधीर उन्होंने ज्वाइन ही नहीं करा, और उसके अलावा जस्टिस मिहिर के झा उन्होंने भी ज्वाइन नहीं करा। दोनों ने जिन ट्रिब्यूनल्स के लिए उनको अपॉइंट किया गया था उनको अपॉइंट ज्वाइन करने से इनकार किया। उसके बाद जो बाकी 7 मेंबरान थे उन लोगों ने ज्वाइन तो करा,
लेकिन उनका टेन्योर बहुत थोड़ा था और 2019 आते आते ये तमाम मेंबरान जो है वो रिटायर हो गए। उसके बाद दोबारा से डीओपीटी ने एक एक्सरसाइज करी, उन्होंने एप्लीकेशंस मंगवाई। एप्लीकेशंस जब डीओपीटी मंगवाता है तो जो जजेस इस क्राइटेरिया के अंदर आते हों और इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हों और जिन्हें अपॉइंट किया जा सकता है, बेशतर मामलों में वो जज साहिबान इन ट्रिब्यूनल्स का मेंबर बनने से इनकार कर देते हैं। और उसके बाद अगर लॉ डिपार्टमेंट से किसी सेक्रेटरी को ढूंढा जाता है या एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के लिए किसी और सिविल सर्वेंट को ढूंढा जाता है, सर्विंग सिविल सर्वेंट को अगर कहा जाता है कि आप ट्रिब्यूनल का हिस्सा बने, तो वो बनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कोई भी आईएएस ऑफिसर आईएएस की हायरार्की में बराबर 60 साल तक नौकरी करना चाहता है और टॉप पोजीशन से रिटायर होना चाहता है। ये हर एक आईएएस ऑफिसर का ख्वाब और हर एक आईएएस ऑफिसर की चाहत यही होती है। यहां ट्रिब्यूनल में परेशानी ये है कि अगर कोई सर्विंग आईएएस ऑफिसर या सर्विंग लॉ डिपार्टमेंट का कोई लॉ सेक्रेटरी, अगर आप उसे इस ट्रिब्यूनल का मेंबर बनाना चाहें, तो एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर वो 55 साल का है, 56 साल का है, 57 साल का है और 2-3 साल या 5 साल अभी सर्विस बाकी है, तो वो कतई ये नहीं चाहता कि 5 साल की सर्विस छोड़कर 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेकर वो किसी ट्रिब्यूनल का मेंबर बने। और ट्रिब्यूनल का मेंबर बनने के बाद वो ये इख्तियार भी खोता है, ये कानून में है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कानून जो मेरे पास है, जो कैट का एक्ट है, वो कैट का एक्ट बिल्कुल साफ तौर पर ये कहता है कि अगर आप एक बार ट्रिब्यूनल में अपॉइंट हो जाते हैं, एक बार ट्रिब्यूनल में अपॉइंटमेंट के बाद आप किसी दूसरी जगह पर अपॉइंट नहीं हो सकते। एक ही प्रावधान है कि अगर आप किसी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का हिस्सा बनते हैं, आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हैं, तो आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में भी चेयरमैन के ओहदे के लिए, उस पोजीशन के लिए अपने आप एलिजिबल होंगे। लेकिन बाकी किसी भी असाइनमेंट को आप उसके बाद नहीं ले सकते। ये एक वजह है जिस वजह से लोग जो हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में या जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के रीजनल बेंचेस हैं, प्रिंसिपल बेंच को छोड़कर जो रीजनल बेंचेस हैं, वो रीजनल बेंचेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वही वजह है, जैसे मैंने आपको कहा, कि प्रिंसिपल बेंच में अगर 5 मेंबर्स की वैकेंसीज हैं और उसमें 3 जुडिशियल मेंबर हैं, 2 एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स हैं, तो ये साफ तौर पर ये दर्शाता है कि ये चंडीगढ़ बेंच का मामला नहीं है, बल्कि मामला पूरे देश में जितने भी बेंचेस हैं, सभी बेंचेस में कोई ना कोई परेशानी है। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा, ऑफिसर्स की शॉर्टेज है, ऑफिसर्स की शॉर्टेज की वजह से भी ये परेशानी आती। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को एक मामले में दखलंदाजी करनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट का मैंने बेसिकली तमाम वो चीज़ें जो है सामने रखी हैं ताकि आप तक जो है सही जानकारी और बिल्कुल वो जानकारी पहुंचे जिस जानकारी से आपका जो नॉलेज है ट्रिब्यूनल्स को लेकर, उस नॉलेज में थोड़ी बढ़ोतरी हो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को एक बार इंटरवीन करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर बेंच में कमी है, कमी के चलते अगर प्रावधान नहीं भी है, तब भी कम से कम 1 साल का या 2 साल का एक्सटेंशन मेंबर को दिया जाए ताकि मेंबर कंटिन्यू करे, बेंच खाली ना हो। अब ये तो मामला था कि बेंचेस, उसके बाद ये जानकारी भी आप तक पहुंचाना, उसके बाद अब जैसे मैंने आपको कहा कि मेंबर्स को लेकर कि अब क्या प्रक्रिया है, कि मेंबर्स किस तरीके से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में मेंबर्स किस तरीके से अपॉइंट करे जाते हैं, मेंबर्स को किस तरीके से इसका हिस्सेदार बनाया जाता है। 30 दिसंबर 2011 को एक नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस ने एक नोटिफिकेशन इशू किया। उस नोटिफिकेशन में जीएसआर 923E है वो, उसमें उन्होंने ये कहा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के मेंबर की सिलेक्शन के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी। उस सिलेक्शन कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेंगे, एक मेंबर वो रहेंगे, वो चेयरमैन होंगे इस कमेटी के। उसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के चेयरमैन भी इस कमेटी के मेंबर होंगे, सेक्रेटरी डीओपीटी इस कमेटी के मेंबर होंगे और सेक्रेटरी लॉ, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के जो सेक्रेटरी होंगे वो भी इस कमेटी के मेंबर होंगे। ये 4 मेंबर की कमेटी जो डीओपीटी ने एप्लीकेशंस मंगवाई होगी, उन तमाम एप्लीकेशंस पर सोच विचार करेगी। सोच विचार करने के बाद एक रिकमेंडेटरी नोट ये तैयार करेगी जिसमें ये कुछ नामों को रिकमेंड करेगी। वो नाम यहां से प्रेसिडेंट के ऑफिस चले जाएंगे। उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति
खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ उनका दफ्तर जो है वो लाइजन करेगा, उनका दफ्तर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ बातचीत करेगा, मशवरा करेगा, और उनके मशवरे के बाद जो है इन मेंबरान को अलग अलग ट्रिब्यूनल्स में, जहां जहां जिस ट्रिब्यूनल में सरकार चाहेगी उन ट्रिब्यूनल्स में अपॉइंट करेगा। वैकेंसीज को लेकर भी बिल्कुल साफ तौर पर कहा गया है कि जनवरी और दिसंबर के बीच में हर कैलेंडर ईयर में जितनी भी वैकेंसीज होंगी उनको सिलेक्शन कमेटी के सामने रखा जाएगा, और चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो हैं वो इंडिकेट करेंगे कि कितनी वैकेंसीज हैं मेंबर्स की जिनको जुडिशियल स्ट्रीम से फिलअप करना है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम से फिलअप करना है। उसके बाद डीओपीटी वो वैकेंसीज को फिलअप करने का काम शुरू कर देगा। एप्लीकेशंस को इनवाइट कैसे किया जाएगा? सिलेक्शन कमेटी को यह इख्तियार दिया गया कि आप खुद प्रोसीजर तैयार करें, खुद गाइडलाइंस बनाएं। सिलेक्शन कमेटी गाइडलाइंस बनाएगी कि इन एप्लीकेशंस कैसे इनवाइट करनी है, और एप्लीकेशंस इनवाइट करने के बाद कैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के मेंबर्स को नियुक्त करना है। अच्छा, उसके बाद यह भी कहा गया कि डीओपीटी, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, सिलेक्शन कमेटी नाम रिकमेंड करेगी मेंबर्स के लिए। जब उन्होंने नाम रिकमेंड करेगी तो एक लिस्ट तैयार करेगी डीओपीटी। तो अच्छा, उसके बाद डीओपीटी जब वो लिस्ट तैयार करेगी तो जिस जिस कैडर से वो आए होंगे उन तमाम कैडरों को चिट्ठी लिखी जाएगी। मान लीजिए आप लॉ डिपार्टमेंट से हैं तो वहां चिट्ठी जाएगी, आप अगर आईएएस से हैं तो आपकी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को बाकायदा चिट्ठी जाएगी। उसके बाद तमाम जो सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ बातचीत के बाद, मशवरे के बाद एक फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी, जिस फाइनल लिस्ट में जो जो मेंबरान आएंगे वो तमाम मेंबरान सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे, और उसके बाद उनको प्रिंसिपल बेंच या जिन जिन बेंचेस के लिए उनकी तकर्री की गई होगी, उनको अपॉइंट किया गया होगा, उन बेंचेस को जाकर वो लोग ज्वाइन करेंगे। उसके बाद सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग का जहां तक ताल्लुक है उसके बारे में साफ तौर पर कहा गया है कि वो दिल्ली में मीटिंग होगी, और उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा, कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर सिलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल बी कंसल्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 सेक्शन 6 एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द सिलेक्शन कमेटी रेफर्ड। The recommendations of the selection committee together with the views of the chief justice shall be submitted to the competent authority। जो competent authority महामहिम, जैसे मैंने आपको कहा, competent authority राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति को ये सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशंस और साथ में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उस पर विचार होंगे, ये सारी डिटेल्स प्रेसिडेंट को सबमिट करी जाएंगी, और उसके बाद बाज़ाब्ता प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन निकालते हैं, जिस नोटिफिकेशन के बाद मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो ये अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर मैंने आपको बताया। उसके बाद 21 मार्च 2014 को जो दिक्कतें परेशानियां मैंने आपको ऑलरेडी बोली, उन दिक्कतों और परेशानियों को ध्यान में रखते हुए मेंबर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के मेंबर की टर्म की एक्सटेंशन का प्रावधान भी कर दिया गया कि जो चेयरमैन है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के, उन्हें यह इख्तियार दिया गया कि वो उन मेंबर्स का नाम रिकमेंड कर सकते हैं जस्टिफिकेशन के साथ कि जनाब फला फला मेंबर जो फला फला जगह पे बेंच पे हैं, मैं चाहता हूं कि आप उनका टेन्योर एक्सटेंड करें, लेकिन एक्सटेंशन भी 65 साल तक ही होगी मेंबर्स की, और जहां तक चेयरमैन का ताल्लुक है वो तो 68 ईयर्स का, उनका 68 साल तक वो सर्व कर सकते हैं। चेयरमैन का जो प्रपोजल है वो सिलेक्शन कमेटी के सामने रखा जाएगा, और सिलेक्शन कमेटी उसके बाद दोबारा से रिकमेंड करेगी कि किस मेंबर की जो टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट है बढ़ाना है, किसको कम करना है। उसके बाद दोबारा से चीफ जस्टिस को कंसल्ट किया जाएगा। उनकी कंसल्टेशन के बाद जो भी रिकमेंडेशन सिलेक्शन कमेटी की और चीफ जस्टिस के व्यूज के साथ कंपिटेंट अथॉरिटी को सबमिट करा जाएगा, और उसके बाद फिर ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के मेंबर के टेन्योर का एक्सटेंशन होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मेंबर्स का टेन्योर एक्सटेंड हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये इतनी सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चंडीगढ़ बेंच में 3 वैकेंसीज हैं, उन तीनों वैकेंसीज को अगर फिलअप करना है तो इस सारे प्रोसीजर से गुजरना है, यानी सिलेक्शन कमेटी को बनना है। उस सिलेक्शन कमेटी के बनने के बाद अब जैसे मैंने आपको कहा कि 2017-18 में ये सारा प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब इस समय कहां पर है ये प्रोसेस, उसका अंदाजा आपको इस बात से लग सकता है कि मिनिस्टर इन डीओपीटी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बड़ी बहुत श्योरिटी के साथ ये कहा कि बहुत थोड़े ही दिनों में
ये जो है क्लैरिटी के साथ सब चीज़ें लोगों के सामने आएंगी। उसके बाद अब आप तक ये जानकारी मैं पहुंचाऊं कि प्रिंसिपल बेंच, अब ये जो 2 बेंचेस जम्मू कश्मीर में आएंगे, जिसमें से एक जैसे जम्मू का बेंच है वो तो पक्का, जैसे मैंने आपको बोला स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन के दफ्तर में उसको हाउस किया जाएगा। कश्मीर का बेंच जो है उसको कहां हाउस किया जाएगा वो जानकारी जब मुझ तक पहुंचेगी आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, लेकिन कैट ने चिट्ठी दोनों जगहों के लिए लिखी है। अब चलिए आपको यह बताएं कि कैट को लेकर, बेंचेस को लेकर आखिरकार वरिष्ठ सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी ने यह क्यों कहा कि 2 बेंचों से काम नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि टोटल जो केसेस पेंडिंग हैं वो 31,206 हैं, 40,000 नहीं हैं। हमने दोबारा से कल कंफर्म किया था हाई कोर्ट से, तो हमें मालूम पड़ा कि 31,206 केसेस हैं जो पेंडिंग है इस वक्त। उसमें से जम्मू विंग में 16,335 केसेस हैं और श्रीनगर विंग में 14,871। देयर आर 31,206 केसेस इन द हाई कोर्ट, ऑफ देम 16,335 आर इन जम्मू विंग while as 14,871 केसेस आर इन दी श्रीनगर विंग। अब ये परेशानी का बाइस क्यों है? ये परेशानी का बाइस इसलिए है क्योंकि कैट में इतनी बड़ी तादाद में मामले किसी बेंच के पास नहीं है। ये इसीलिए परेशानी का बाइस है। कैट में सबसे ज्यादा केसेस का जहां तक ताल्लुक है, 1 साल पुराने केस सिर्फ 3,407 हैं, 1 से 2 साल के बीच में 2,522 हैं, 2 से 3 साल के बीच में 2,037 हैं, 3 से 5 साल के बीच में 2,402 हैं और 5 साल से ज्यादा जिन केसेस को वक्फा हुआ है कैट के पास और अभी उनका निपटारा नहीं हुआ है, उनकी तादाद सिर्फ 305 है। टोटल 10,673 केसेस हैं जिनकी बात मैं आपसे के साथ कर रहा हूं। कैट के प्रिंसिपल बेंच, जो दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच बैठता है, वहां की पोजीशन मैंने आपके सामने रख दी कि वहां पर जो मामले इस समय पेंडिंग हैं उनमें 5 साल से पुराने सिर्फ 305 मामले हैं। मेरे पास हाई कोर्ट की डिटेल भी है, लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, बहुत लंबा मामला हो जाएगा। उसके बाद पेंडेंसी का जहां तक ताल्लुक है, 2018 की बात करूंगा तो 26,309 केस इंस्टीट्यूट किए गए, 26,309 नए मामले जो हैं वो कैट के सामने आए और साल भर में 23,538 मामलों पर कैट ने फैसला सुनाया और साल के आखिर में 50,053 मामले कैट के पास पेंडिंग पड़े हुए थे। ये लगभग पिछले 1985 में कैट के बनने के बाद 2018 लगभग 35 साल में सबसे ज्यादा मामले पेंडिंग जो हैं वो 2018 में है, 50,053 मामले। अब आप तक ये जानकारी कि अलग अलग बेंचेस में जो मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो चंडीगढ़ बेंच, जिस चंडीगढ़ के रीजनल बेंच में लगभग कोई 32,000 केसेस जम्मू कश्मीर से ट्रांसफर हुए हैं, उस बेंच के पास 29 अप्रैल 2020 तक थे सिर्फ 1,355 या कोई 1,400 के करीब मामले थे। 948 मामलों को 1 साल से कम का समय हुआ है, 353 मामलों को 1 से 2 साल का पीरियड हुआ है, 11 ही मामले ऐसे हैं जो 2 से 3 साल पुराने हैं, 2 मामले हैं जो 3 से 5 साल पुराने हैं और 1 ही मामला है जो 5 साल से ज्यादा पुराना मामला है। तो 1,355 मामले टोटल जो हैं वो चंडीगढ़ बेंच के पास थे पेंडिंग। और इन बेंचेस में से सबसे ज्यादा 10,673 मामले प्रिंसिपल बेंच के पास दिल्ली में हैं। अंदाजा लगाइए कि 32,000 के करीब मामले चंडीगढ़ बेंच के पास जब जाएंगे तो उससे लगभग 63% मामले, 63% जो इस वक्त स्ट्रेंथ है टोटल मामलों की, वो बढ़ जाएंगे वहां पर। 50,000 तो टोटल मामले पेंडिंग उनके पास हैं, 32,000 यहां। इसीलिए सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी ने यह बात बार बार कही थी कि एक बेंच से बात बनेगी नहीं, 3, 4, 5 बेंच बनाने की जरूरत है। मगर साथ में उन्होंने ये बात भी साफ की थी कि इतने बेंचेस बनाना डीओपीटी के लिए जरा मुश्किल है, क्योंकि बेंचेस के लिए जजेस की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स की जरूरत है। अगर उनकी अवेलेबिलिटी हो और वाकई उनकी उम्रें हों कि आप किसी जज को अपॉइंट करें, तो 5 साल तक फिर आपको फिक्रमंद ना होना पड़े कि हमें इसकी जगह किसी नए आदमी को लगाना पड़ेगा, तो जाके आप उन्हें अपॉइंट करेंगे। अगर आपको 2 साल के बाद ही नया जज ढूंढना पड़ जाए तो वो एक तो लिटिगेंट के लिए भी परेशानी का बाइस बनता है और साथ में ही वो परेशानी का बाइस बनता है वकीलों के लिए, और मामले और डिले होते जाते हैं। तो इसीलिए 2 बेंचों से जो शुरुआत जम्मू कश्मीर में होने जा रही है,
इसका मतलब ये होगा कि 2 बेंचों से जब शुरुआत होगी तो उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि कितनी जल्दी मामले कम होते हैं। अगर आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का ये जो रिकॉर्ड मेरे सामने, इस रिकॉर्ड को अगर मैं सामने रखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रिब्यूनल में मामलों का निपटारा जल्दी होता है। लेकिन ट्रिब्यूनल में मामलों का निपटारा जल्दी जरूर होता है, लेकिन आप मामले के निपटारे के बाद कितने खुश होंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद मान लीजिए आप ट्रिब्यूनल के फैसले से खुश नहीं हैं, तो फिर आपको इख्तियार है कि आप ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं कि जनाब मैं ट्रिब्यूनल तो गया था मगर मेरा मामला वहां पर हल नहीं हुआ, तो उसके बाद आप हाई कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। तो यह मैंने आपको बताया कि चंडीगढ़ बेंच के पास कुल जो मामले, मैंने आपको बताया कि जो मेरे पास डिटेल्स मौजूद हैं उसके मुताबिक 1355 मामले, और ये 2018 31 दिसंबर 2018 का मामला है, 1.25 साल के करीब करीब हुआ है। अगर 500 मामले भी बढ़ाकर बात की जाए तो तब भी 2000 से ज्यादा मामले जो हैं वो चंडीगढ़ बेंच के पास नहीं हैं। अब एकदम से 31,000 मामले जब वहां जाते तो शायद वहां परेशानी दुगनी होती, और चूंकि वहां सिंगल जज हैं इस वक्त, जुडिशियल मेंबर हैं, और एक ही बेंच काम कर रहा है, वो भी आधी स्ट्रेंथ पे काम कर रहा है, इसीलिए डीओपीटी रात दिन लगाकर अब 2 बेंचेस फुली फंक्शनल करने जा रही है चंडीगढ़ में। उसके बाद एक और बड़ा मामला जो बहुत इंटरेस्टिंग है और आप तक पहुंचना चाहिए, वो मामला ये है कि कैट का जो प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में है वो आजकल फंक्शन नहीं कर रहा। क्यों नहीं फंक्शन कर रहा? क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी वहां पर अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब आधुनिक उपकरण जिनका इस्तेमाल आजकल हाई कोर्ट में किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में किया जा रहा है, कल जो 4G की हियरिंग हुई वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, और जम्मू कश्मीर में जो चीफ जस्टिस साहिबा, चीफ जस्टिस गीता मित्तल जो मामले सुन रही हैं वो मामले भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुन रही हैं। ये तमाम फैसिलिटीज जो हैं वो प्रिंसिपल बेंच जो दिल्ली में है कैट का, वहां पर ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तवक्का ये रखना कि इस तरह की फैसिलिटी कैट चंडीगढ़ में होगी, मुझे लगता है जरा ज्यादती होगी। लेकिन डीओपीटी को इस फैसिलिटी को कैट कराना होगा। कैट ने अपनी इस जो मेरे पास रिलीज है उसमें कहा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का तमाम उपकरण ले लेते और वो इंस्टॉल भी करते और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामला सुनते, मगर लॉकडाउन के चलते वो मुमकिन नहीं है। इसीलिए जो कैट का प्रिंसिपल बेंच है उस प्रिंसिपल बेंच को फिलहाल के लिए उसकी फंक्शनिंग बंद कर दी गई है, और इसी तरीके से जो बाकी बेंचेस भी हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि किसी भी बेंच के लिए यह मुमकिन नहीं है कि वो मामले सुन सके, क्योंकि आधुनिक उपकरणों की कमी है। उसके बाद ये तमाम चीजें मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को लेकर तमाम बातें आपके सामने रखी हैं। मैंने आपको यह भी बता दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का के चेयरमैन का जहां तक ताल्लुक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर का जहां तक ताल्लुक है, तो मैंने आपको कहा कि उसमें 2 साल का अगर वो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहे होंगे या कोई दूसरी पोस्ट इसमें पे स्केल जो है सेक्रेटरी से कम ना हो, 2 साल का, या एडिशनल सेक्रेटरी रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 5 साल के लिए, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जुडिशियल मेंबर, हाई कोर्ट का जज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हाई कोर्ट का जज नहीं तो 2 साल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, उसके बाद सबसेक्शन 3 के प्रोविजन, चेयरमैन और तमाम मेंबरान, जितने भी मेंबरान एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए, किसी स्टेट के लिए, उन्हें प्रेसिडेंट गवर्नर के साथ कंसल्ट, ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को लेकर, और जहां तक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का ताल्लुक है, चेयरमैन और तमाम मेंबरान को अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जब कंसल्टेशंस करते हैं, उस कंसल्टेशन के बाद। बाकी प्रक्रिया मैंने सारी आपको बता दी कि सिलेक्शन कमेटी बाज़ाब्ता मिलती है और सिलेक्शन कमेटी एक रिकमेंडेटरी नोट तैयार करती है जिसमें रिकमेंड किया जाता है कुछ नामों को, और उन नामों पर विचार पूछा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, और उसके बाद ट्रिब्यूनल्स में अपॉइंटमेंट की जाती है। तो ये बातें तमाम मैं आप तक पहुंचा चुका हूं, और उसके बाद ये बात भी मैंने आपको बता दी कि वहां पर आधुनिक उपकरणों की कमी है। और बिल्कुल अब आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि जैसे मैंने आपको जानकारी दे दी, मैंने आपको कहा कि जो हमारा अपना जम्मू कश्मीर का स्टेट्स डिपार्टमेंट है उसने स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन की बिल्डिंग जम्मू में और कश्मीर में भी एक बिल्डिंग का तायुन किया है जिसे कैट के हवाले कर दिया जाएगा। मगर यहां पर आखिर में जाते जाते आप तमाम लोगों से 2 बातें, पहली बात तो ये, जैसे मैंने आपको कहा
कि तमाम मामले कैट को ट्रांसफर हो चुके हैं। किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिट जुरिस्डिक्शन की या बाकी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल नई प्रोविजन को यहाँ पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ जाए, ये बहुत इसकी पॉसिबिलिटी बड़ी कम नज़र आ रही है। मगर असल में शुरुआत से ही हुआ क्या कि ये जो स्टेट्स डिपार्टमेंट ने एक्सरसाइज करी थी, अगर इस एक्सरसाइज की खबर जो है उन तमाम लोगों के जरिए जो लोग बाकियों को ये कह रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, अगर ये इन्फॉर्मेशन पहले लोगों के बीच में गई होती तो शायद इतना कन्फ्यूजन नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद ये मानना होगा और इस बात पर क्योंकि जिस तरीके से हमने तमाम वकील हजरात से बात की तो हमें दो चीज़ें सामने साफ नजर आई कि इसमें जितने भी वकील वो यूनानिमसली उन लोगों ने एक बात करी कि सर्विस के मामले कैट में जाएं, एक संवैधानिक ज़रूरत है। कैट में जाना कोई गलत बात नहीं, लेकिन कैट के बेंचेस जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह होने चाहिए ताकि लोगों को यहां से चलकर चंडीगढ़ ना जाना पड़ा। तो उसमें क्लैरिफिकेशन डीओपीटी मिनिस्टर इन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से आ गई है और मैंने आपको बाकी जितनी चीजें अभी तक हुई हैं, जो सारी एक्सरसाइज हुई है, उस सारी एक्सरसाइज आप तक पहुंचाई है। और ये पूरी की पूरी डिटेल्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये विश्वसनीय सूत्रों से तो जो डिटेल्स मिली हैं वो तो मिली ही हैं, लेकिन बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर, उन रिकॉर्ड्स की बुनियाद पर जो रिकॉर्ड डीओपीटी के पास हैं या जो रिकॉर्ड आरटीआई के जरिए हमारे पास आए हैं। तो दीजिए इजाजत, उम्मीद और तवक्का ये कि खबर को खबर ही रहने देंगे और खबर को मिस इन्फॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन के रडार से देखने का काम बंद करेंगे। क्योंकि अगर पत्रकारों की मीठी मीठी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो पत्रकारों की कड़वी बातें भी आपको हजम करनी पड़ेंगी। आप देशभक्ति का पैरामीटर खबर की बुनियाद पर नहीं लगा सकते कि आपको कोई खबर अच्छी लगी तो एक आदमी देशभक्त हो गया, और अगर आप कोई खबर अच्छी नहीं लग रही, वो आपके टेस्ट के मुताबिक नहीं है, आपकी आइडियोलॉजी के मुताबिक नहीं है या आपकी मनमर्जी के मुताबिक नहीं है, तो आप कहेंगे कि जनाब ये जो पत्रकार है ये देशद्रोही है, ये देश के खिलाफ काम कर रहा है। आपको ये समझना होगा कि हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं। संवैधानिक देश की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि अलग अलग राज्य, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार, हर राज्य केंद्र से कंसेशंस मांगता है। वो कंसेशंस जो केंद्र से मांग कर राज्य लाता है, उन कंसेशंस को वो राज्य ये कहता है कि ये मैंने केंद्र सरकार से इसलिए अपने राज्य के लिए लिया क्योंकि मेरे राज्य में ये कुछ दिक्कतें, ये कुछ परेशानियां हैं, इन परेशानियों के चलते ये कंसेशन जरूरी है। मिसाल के तौर पे जम्मू कश्मीर में 4G नहीं है, तो ये तवक्का रखना कि जम्मू कश्मीर का बच्चा 2G के ऊपर दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, जहां पर एक दिन 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद करना मुमकिन नहीं, दिल्ली में दंगे हुए तो 24 घंटा इंटरनेट बंद नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो इंटरनेट पर डिपेंडेंट है। अब आप यूं ये कहिए कि 2G पर जम्मू कश्मीर का बच्चा जो है वो लंदन में बैठे हुए, कैम्ब्रिज में बैठे हुए बच्चे के साथ मुकाबला करेगा, तो वो बड़ी बेहुदा बात लगती है, वो बात किसी तरीके से बनती नहीं। तो इसीलिए कंसेशंस होती हैं और एक लोकतांत्रिक ढांचे में कंसेशंस हर राज्य की जरूरत और हर राज्य के लिए वो कंसेशन इसलिए आती हैं ताकि राज्य तरक्की करे और बाकी राज्यों की बराबरी पर आए। जब वो बराबरी पर आता है फिर इन कंसेशंस को विड्रॉ किया जाता है और किया भी जाना चाहिए। वो इसलिए भी किया जाना चाहिए क्योंकि कंसेशंस तभी तक जरूरी हैं जब तक एक राज्य बाकी राज्यों की बराबरी पर नहीं आता। जब डेवलपमेंट के पैरामीटर्स पर हमारी स्टेट हमारी यूनियन टेरिटरी बाकी यूनियन टेरिटरीज के बराबर आएगी या बाकी स्टेट से ऊपर या नीचे ऊपर जाएगी, तब जाकर आप कह सकते हैं कि ये कंसेशन विड्रॉ कीजिए, वो कंसेशन विड्रॉ कीजिए। और आखिर में आपका वैचारिक मतभेद हो, आपका राजनीतिक मतभेद हो, प्रधानमंत्री ने भी कहा और एक पत्रकार के नाते मैं भी कहूंगा, मतभेद जरूरी है, राजनीतिक भी वैचारिक भी, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो दीजिए कैट की इस खास फेसबुक लाइव से इजाजत। आदाब।